स्टूडेंट, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज बेटा हमारा जो टॉपिक होगा क्लास 12th राजनीति शास्त्र में हम डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को ही डिस्कस करते जा रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर और इसमें जो आज होगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि एक राज्य से और उसी में से भाषा के आधार पर या कोई और बेसिस बना के आप उसकी राज्यों की सीमाओं को, उनकी जो बॉर्डर है उनको दोबारा से तय करेंगे सीमा से और राज्य का जो गठन करने के लिए। तो पुनर्गठन का मतलब समझ गया, राज्यों को दोबारा से प्रांतों का पुनर्गठन, जैसे अपने पंजाब से हरियाना अलग हुआ, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन उससे पहले फिर एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं बेटा, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। हम उसमें भी बेटा वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या क्या थी। उसमें हमने बात की, सबसे पहले जो राष्ट्र निर्माण के लिए थी, देश को आजादी के बाद में एक बनाए रखने की समस्या थी, उसके बाद में लोकतंत्र को बहाल रखने की समस्या थी, इसी के साथ में हमको आर्थिक और सामाजिक विकास के ऊपर ध्यान देना था। जब हमारा देश आजाद हो गया और सबको बराबर विकास के जो बेनिफिट्स है सबको मिले, और इसी के साथ में हमने फिर नेक्स्ट जो बात की थी कि हमारे सामने प्रोविंसेस थे, जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर हमारा देश जिस तरह से वहां पर एक प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को बांटा हुआ था, 12 प्रोविंसेस के अंदर, जो जिनको ब्रिटिश प्रांत के नाम से जानते थे, जिनके ऊपर बेटा शासन जो अंग्रेज सीधा शासन कर रहे थे। उसके दूसरी तरफ 565 किंगडम्स थी, रियासतें थी, वहां पर डिफरेंट किंग वहां पर शासन कर रहे थे। हमने बात की कि कैसे उनको धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से और इन सभी किंगडम्स को भारत के साथ मिलाने की एक सफल प्रयास हुआ, और इसी प्रयास में कुछ अड़चन भी आई, कुछ डिफिकल्ट समय भी आया, चाहे हैदराबाद को मिलाने के टाइम देखे या मणिपुर को या फिर आपके जम्मू एंड कश्मीर से लेके, तो इस तरह की समस्याएं थी। जम्मू कश्मीर के बारे में इनफैक्ट हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे, आपने हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़ को मिला लिया, मणिपुर को मिला लिया, दैट वाज द डिफिकल्ट सिचुएशन, बट एटलीस्ट यू विन ओवर दैट सिचुएशन। बट उसके बाद में जब आप राज्यों को मिला रहे हो, ये सारे के सारे जो स्टेट का जो किंगडम्स थी, ये अपने आप में कोई भाषा के आधार पर नहीं बनी हुई थी। एक राजा की सीमा जहां तक वो शासन करता था, वो उसके राज्य के अंदर विभिन्न भाषाओं के जो इंसान बसते थे, रहते थे। इसी तरह से जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, वो भी प्रशासनिक सुविधा के साथ में उसको ध्यान में रखकर, पॉइंट ऑफ व्यू को, प्रशासनिक फिजिबिलिटी को ध्यान में रख के, भाई शासन करने में आराम से कर पाए, इन बातों को ध्यान में रख के उन्होंने किया हुआ था। बट 1920 जब हमारा देश गुलाम था, ये कह सकते हो, ब्रिटिश पीरियड के टाइम के कॉलोनियल सिस्टम में, हमने उस टाइम जो कांग्रेस है उनका एक अधिवेशन हुआ था 1920 के अंदर। तो उस कांग्रेस के अधिवेशन में, नागपुर के अधिवेशन में, इट हैज बीन डिसाइडेड, ये निर्णय लिया गया था कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। लेकिन जब देश उस टाइम 1920 में, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जब भारत देश को आजादी मिलेगी तो भारत उस टाइम में उनके दो हिस्से हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यवश ऐसा हुआ, और जब ऐसा हुआ तो भारत के जो फ्रीडम, जो स्ट्रगल फाइटर्स थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो अपने आप में एक वो पीछे हट गए, एक कदम पीछे हटा लिया, जो उन्होंने पहले कहा था कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का। इवन कांग्रेस के अंदर जो नेता थे वो भी भाषा के आधार पर चुने हुए थे, और इस बात के वो लोग सभी पक्ष में थे, होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जब देश दो टुकड़ों में हो गया, उसके बाद में उन्होंने निश्चय किया कि ये जो भाषा के आधार पर जो हम
राज्य के पुनर्गठन के बारे में हमने जो वादा किया था, अगर इसी वादा को लेकर हम चले तो कहीं हमको, क्योंकि पहले वो देख चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि दोबारा हमारा देश बात को, और बेटा इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने इस अपने निर्णय को पलट दिया और अल्टीमेटली दे हैव डिसाइडेड कि हम ऐसा नहीं करने वाला है। बट एक चिंगारी उठी मद्रास प्रांत के अंदर। उस पीरियड में मद्रास प्रांत होता था जिसकी सीमाओं में आज का आपका आंध्र प्रदेश पूरा, तेलंगाना या कर्नाटक का कुछ हिस्सा तक उसमें आता था, इवन केरल का कुछ हिस्सा भी उसमें हुआ करता था। तो यहाँ पर एक जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है वहां पर आवाज उठी कि भाषा के आधार पर विशाल आंध्रा वो एक प्रदेश प्रांत की डिमांड करने लगे कि हमारा जो तेलुगु भाषी जो लोग हैं, इंसान हैं, पीपल हैं, उनके लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। अपने आप में नेताओं को बदलती हुई परिस्थितियों में उन्होंने अपने निर्णय चेंज कर चुके थे। लेकिन ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन को लेकर पूरे आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर एक चिंगारी उठ चुकी थी और मांग उठने लगी थी, और इसी मांग का जो नेतृत्व कर रहे थे श्री रामुलु पोटी रामुलु कांग्रेस के ही नेता थे, अच्छे दिग्गज नेता थे। वो इस आंदोलन को जो है दिग्गज गांधी के विचारों से जो सहमत थे, श्री पोटू रामुलु, वो इस आंदोलन को काफी सपोर्ट कर रहे थे और इसी मांग को लेकर कि आंध्र प्रदेश का निर्माण हो, गठन हो भाषा के आधार पे। और उन्होंने दिसंबर बात करें कि 1952 के अंदर उनकी तरफ से एक अनशन रखा गया और इसी अनशन के ऊपर बैठे हुए उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, आंध्र प्रदेश सेपरेट स्टेट। और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर तो समझो कि पूरे आंध्र प्रदेश में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और दंगे फसाद इस तरह की सिचुएशन, और अंत में जो है भारत के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री को जो अपने डिसीजन को वापस लेना पड़ा और पहला जो राज्य भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश आप कह सकते हो एक राज्य का निर्माण हुआ 1953 के शुरुआत में। और उसी टाइम हमारे देश के अंदर राज्य की मांग जैसे ही आंध्र प्रदेश का बना देना और अलग अलग क्षेत्र से भाषा के आधार पर स्टेट की मांग मजबूत होती चली गई। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, बजाय इसके कि वो कोई एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित कर दे। और अल्टीमेटली जो 1953 के अंदर ही राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है वो निर्माण किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम, एंड इस कमीशन को द रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन to reorganize the state on the basis of the language and the culture। कौन से भाषा और सांस्कृतिक ऐसे स्टेट का निर्माण हो भाषाओं के आधार पर, संस्कृति जिसकी संस्कृति और भाषा कल्चर अलग है, उस पर इस तरह के स्टेट के निर्माण की बात उठी। अल्टीमेटली 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और 14 राज्य, जैसे कि मैं पहले वाले टॉपिक में भी बात कर चुका हूं आपके साथ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ इस राज्य पुनर्गठन आयोग के परिणाम स्वरूप। और इसके साथ ही ये जो डिमांड थी, जो राज्य के अलग अलग क्षेत्र से भाषा के आधार पर या फिर आधार भी बदलते गए, ये डिमांड रुकी नहीं और बार बार इस तरह की आवाजें उठने लगी।
अब हमारे जो देश के नेता थे उनका भी बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपने आप को बदल चुके थे और उनका यह सोचना था कि हमने आखिर खाली संविधान को लागू कर देना, देश के अंदर कुछ संविधान को लागू कर देना और कुछ डेमोक्रेटिक राइट दे देना, ये अपने आप में इससे मात्र आप किसी प्रजातंत्र की व्याख्या नहीं कर सकते। देश की जो जनता है उसकी इच्छाओं को जो रिस्पेक्ट देना और उनको जो है अमली जामा पहनाना, ये भी जो देश के नेताओं ने सोचा, ये आज कर्तव्य है जिसको उनको निभाना चाहिए। और फिर तो बस उसके बाद में फिर दोबारा से कुछ डिमांडें उठने लगी। आप देख सकते हो, चाहे बात करें हम मध्य प्रदेश से तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ, ऐसे ही बिहार से झारखंड सेपरेट हुआ और सिमिलरली उत्तर प्रदेश से हमारे जो बात करें उत्तरांचल या उत्तराखंड कहिए उनका, तो भाषा के आधार पर या फिर बात करो 1966 के अंदर 1 नवंबर को हमारे हरियाणा का भी इसी तरह से, क्योंकि जो पंजाब के जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल है उन्होंने अपना एक अलग से सेपरेट पंजाब बनाने की कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा और साथ में हिमाचल प्रदेश का भी गठन हुआ। तो इस तरह से वक्त के हिसाब से आधार बदलते गए, सीमाओं के अंदर परिवर्तन होता गया और बाद में तो ऐसा भी माना जाने लगा कि जितने स्मॉल स्टेट्स होंगे फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से ये अमली जामा हमारे देश में पहना पाए और आज आप 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज अपने देश में देख पाते हैं। तो अपने आप में एक कह सकते हो आप कि एक प्रजातंत्र के अंदर आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करना, वो भाषा के आधार पर अगर उन्होंने अपने राज्य के पुनर्गठन की बात की और ये अपने आप में बदलती हुई जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो हमारे देश के अंदर। और कुछ लोगों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी जैसे देश हमारा देश आज़ाद होगा उसी के साथ में इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हमको भी ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो अंग्रेज कहते थे कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा उसके टुकड़े होंगे। और पहले जो उनकी भविष्यवाणी साबित भी हुई, जब भारत के आज़ादी के साथ 2 देश धर्म के आधार पर बने, लेकिन उसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि विभिन्नताओं में एकता हमारे मिसाल बन गई है। अब अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग और डिफरेंट स्टेट होते हुए भी आज हम अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा देखते हैं हमारे देश को, और किसी तरह की कोई इस तरह की समस्याएं आज इस देश में नहीं है कि किसी भाषा के आधार पर कोई देश ने अपने आप को अलग विघटित करने के लिए किस तरह की मांग रखी हो। तो अपने आप में आप राज्य के जो पुनर्गठन से रिलेटेड जो चुनौती है उसको भारत की जनता ने स्वीकार किया और इसके अच्छे ही परिणाम आए, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर नहीं पड़ा। आज मैं इस टॉपिक पर इतना ही कहना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को इस पे अच्छी एक पकड़ कर पाए होंगे। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।